नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 17वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी गई हैं उनके बारे में पारी पारी डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो बोल रहा है, माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ। माइकोराइजा क्या होता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट का। देखो, ये एक बड़ा सा पौधा है और एक ये फंगस है। इनके जो रूट हैं आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं मतलब कि थोड़ा सा तुम हमें दे दो, थोड़ा सा हम तुम्हें दे दें, ठीक। थोड़ा सा तुम हमारा खा लो, थोड़ा सा हम तुम्हारा खा लें, और इसी तरीके से हम दोनों आपस में सर्वाइव करते रहें। इसी को बोलते हैं माइकोराइजा। समझ गए? फिर आगे बात करते हैं। VAM वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा इज यूज टू पी सॉल्युबलाइजिंग इन प्लांट रूट। पी सॉल्युबलाइजिंग यानी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग इन प्लांट रूट में वेस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा का हम यूज़ करते हैं, ठीक। एक प्रकार का ये माइकोराइजा होता है, उसका हम यूज़ करते हैं। सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन व्हिच अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जानते हो क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन, इसी से अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो सीरियल के अंदर कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता? तो जो सीरियल्स होती हैं, सीरियल यानी कि अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलों में लाइसिन नहीं पाया जाता, ठीक। लाइसिन इज डिफिशिएंट इन द सीरियल क्रॉप्स। इट मीन्स in the cereal crops lysine amino acid is not found, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, amino acid which is deficient in legume। which type of amino acid that is deficient in the leguminous crop means दलहनी फसल। दलहनी फसल में कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो डिफिशियंट होता है? वो है मेथायोनिन। समझ गए बात? मेथायोनिन जो होता है वो लेगुमिनेसी में नहीं पाया जाता, यानी दलहनों में नहीं पाया जाता है, और जो लाइसिन होता है ये सीरियल्स में नहीं पाया जाता। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। पावर टिलर इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। पावर टिलर होता है, पावर टिलर, इसी को पावर टिलर बोलते हैं, ठीक। ये जो यूज़ किया जा रहा है उसको पावर टिलर बोलते हैं। ऐसे कह सकते हो छोटा सा ट्रैक्टर, ठीक, छोटा सा ट्रैक्टर कह सकते हो, ऐसे बहुत छोटा ट्रैक्टर। अब देखो, इसको यूज़ किया जाता है किस क्रॉप में? पैडी के क्रॉप में। पैडी के क्रॉप में इसको यूज़ करना सबसे आसान होता है, मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब सुनो, क्यों यूज़ किया जाता है पावर टिलर को? पैडी में ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं? और भी क्रॉप में किया जाता है, लेकिन पैडी में ही ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, बात समझो। वाटर लॉगिंग कंडीशन में अगर हम ट्रैक्टर चलाएँगे खेत में, तो बहुत से ऐसे खेत होते हैं जहाँ पर हार्ड पेन नहीं पाई जाती, वहाँ ट्रैक्टर जाके फंस जाता है। इस मिट्टी में जब जाएगा, पानी वाली मिट्टी, तो वहाँ जो दलदली ज़मीन रहेगी तो वहाँ धंस जाएगा, ट्रैक्टर फंस जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से क्या करते हैं कि पावर टिलर का यूज़ करते हैं। ये बढ़िया हल्की सी मशीन होती है, पलेवा भी आसानी से कर देता है और फंसेगा भी नहीं खेत में। जैसे ट्रैक्टर है, वो पलेवा करने गया तो फंस गया, ऐसा इससे के साथ नहीं होता। इसी वजह से ये पैडी की क्रॉप में ज़्यादा यूज किया जाता है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेंट, जो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है उसमें 15% नाइट्रोजन होता है, 62% P2O5 होता है, यानी कि फॉस्फोरस होता है, ठीक। ये दो चीज़ें उसमें पाई जाती हैं अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। TZ यानी टेट्राजोलियम टेस्ट इज़ डन फॉर। टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में अगर आपको खूब डिटेल में जानना है तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो मैंने बनाना क्रॉप पढ़ाई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। टेट्राजोलियम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इस होता क्या है, इसको चेक कैसे करते हैं, वो सब मैंने पढ़ा दिया है। तो आप चाहें तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर के प्लेलिस्ट में जाकर जो बनाना वाला लेक्चर है उसमें से आप देख सकते हैं। तो टेट्राजोलियम टेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो सीड वेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, चेक करने के लिए कि ये जो सीड है अगर इसको हम जर्मिनेट कराएं तो क्या जर्मिनेट होगा, क्या ये डेवलप होगा प्लांट में, या ये डेड सीड है, मतलब सीड सही है, जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, उसको हम कैसे चेक करते हैं? TZ टेस्ट के द्वारा, यानी कि टेट्राजोलियम टेस्ट के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। इन वेट नर्सरी यानी कि ऐसे सूखी नर्सरी ऑफ राइस, वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन इन 5 सेंटीमीटर। एट द टाइम ऑफ वी
produce, we prepare wet nursery for the rising of nursery of paddy, we should always maintain 5 centimeter of water level in the nursery. नर्सरी में अगर हम वेट नर्सरी बना रहे हैं राइस की तो उसमें हर समय 5 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। समझ के बाद द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस, राइस की पडलिंग करने यानी कि पलेवा करने का ऑप्टिमम डेप्थ कितना होता है, मतलब कितनी गहराई तक पडलिंग की जाती है, 5 सेंटीमीटर की। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन जो होता है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाई, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन आता है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं वो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का पहला इंडियन डायरेक्टर कौन था? डॉक्टर बी विश्वनाथ थे। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन व्हीट क्रॉप, व्हीट क्रॉप में इरीगेशन का सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है? CRI स्टेज, जिनको हम क्राउन रूट इनिशिएशन वाला स्टेज बोलते हैं। ये सोइंग के 21 दिन बाद आता है। समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं, झूम कल्टीवेशन मोस्टली फाउंड इन, झूमिंग जो कल्टीवेशन होता है वो ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पाया जाता है, यानी कि आसाम साइड में ज़्यादातर पाया जाता है। जो चिकन नेक है, इंडिया का नक्शा होता है, तो इंडिया के नक्शे में जो इधर वाला पार्ट है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर आसाम है, आसाम मणिपुर इम्फाल इधर वाले सब है, इधर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, इधर सब हरियाणा वगैरह है, और इधर से साउथ इंडिया है। तो इधर वाला जो स्टेट है यहीं पर हम झूमिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर करते हैं। समझ गए। अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो टर्म था इसको किसने दिया था बताना, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? टू बी मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हुए खेती करना। ऐसे नहीं कि हम ऐसे खेती कर रहे हैं कि हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी पूरा डगमगा गया। समझ गया, मतलब फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो इतना फर्टिलाइज़र डाल दिया कि खेती ख़राब हो गया, केमिकल डाल रहे हैं ढेर सारा, तो ये सब नहीं करना। सस्टेनेबल टिकाऊ खेती करनी है, ठीक, जिससे एनवायरनमेंट को हम कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। द प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट वाटर इज़ नोन एज, जो साल्टी वाटर में यानी कि लवणीय जो जल होता है उसमें जो हम प्लांट ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हालोफाइट्स बोलते हैं। समझ गए। अगला देखते हो, अगला क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई, जो क्रॉप की कैनोपी होती है यानी कि क्रॉप के जो ब्रांच होती हैं उनकी जो कैनोपी होती है उनका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट आता है जिनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, उसी से हम टेम्परेचर मापते हैं। अब सुनो, ये जो टेम्परेचर मापने वाला सिस्टम है ये हमारे जो रडार सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो फाइटर प्लेन्स होती है उनको रडार डिटेक्ट करता है, उसमें भी उनमें भी इंफ्रारेड सेंसिंग लगी होती है। वो उस काम कैसे करता है? जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने रडार लगा रखा है ज़मीन पर, और यहाँ पर कहीं एक फाइटर प्लेन दुश्मन का उड़ रहा है, तो क्या करता है कि यहाँ से जब रडार इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ेगा तो इससे टकराएगा। अब चूँकि ये बहुत तेज़ स्पीड में उड़ रहा होगा, तो बहुत तेज़ स्पीड में उड़ेगा तो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसका इंजन में इग्निशन होता है जो गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से तो ये चलता है, मतलब इग्निशन जब कहीं आग लगेगी तो गर्म होगा टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर को ये मेजर कर लेता है। अगल बगल का टेम्परेचर देखेगा, इधर उधर का, यहाँ सब नहीं रहेगा उतना हाई टेम्परेचर, लेकिन यहाँ दिखेगा एक ज़्यादा टेम्परेचर, तो यानी कि यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई फाइटर प्लेन है ज़रूर। उसी टेक्निक से यहाँ भी यूज करते हैं, वही टेक्निक, इसी टेक्निक से हम पता कर पाते हैं कि हमारे क्रॉप की कैनोपी का टेम्परेचर कितना है, और यही रडार सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है ये फाइटर प्लेन में भी यूज़ किया जाता है। अगला है रिक्लेमेशन डिजीज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कॉपर की वजह से रिक्लेमेशन डिजीज़ जो होती है ये होता है प्लांट में। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंट मतलब सूखे के प्रति सहनशील फसल बनाने के लिए, सूखे के प्रति सहनशीलता लाने के लिए हम कौन सा हार्मोन डाल सकते हैं? एब्सिसिक एसिड डाल सकते हैं। अब बात समझो, अगर कभी एकाएक सूखा पड़ जाए, ठीक, ऐसा समझो कि कोई ऐसे प्लांट होते हैं कि अगर मैच्योरिटी के समय में हार्श टेम्परेचर हो गया, मैच्योरिटी के समय में एकाएक टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ने लगा, ठीक, ऐसे 4-6 दिन में टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस समय क्या होता है कि मैच्योरिटी जल्दी आती है, जिससे फ्रूट की, जैसे मान लो फ्रूट है, फ्रूट को 10 दिन में पकना है, लेकिन टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया तो फ्रूट 10 दिन में पकने की बजाय 3 दिन में पक जाएगा, तो पकेगा कम, सूखेगा ज़्यादा, तो वो मीठा कम होगा, यानी कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी।
तो इसको हम कैसे रोकते हैं, जैसे जानेंगे टेम्परेचर थोड़ा ड्राउट कंडीशन में होता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एब्सिसिक एसिड छिड़क देंगे, तो इससे वो चीज़ नहीं हो पाती, समझ गए, इसलिए इसको यूज करते हैं। अगला पॉइंट है लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट। जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, लाइव स्टॉक सेक्टर समझ रहे हो, मतलब पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, भेड़ बकरी, घोड़ा हाथी ऊँट पालन, ये जितने भी पालन होते हैं सब लाइव स्टॉक में आते हैं। ये कंट्रीब्यूट कितना करता है, तो ये टोटल इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें 4.11% का योगदान देता है। और एग्रीकल्चर की जीडीपी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जीडीपी में 25.6% का योगदान देता है। समझिए, मतलब अगर 100 रुपये का चीज़ कोई बना एग्रीकल्चर में तो उसमें 25 रुपये की चीज़ तो केवल लाइव स्टॉक की होगी, और अगर पूरे भारत में 100 रुपये की कोई चीज़ बनी तो उसमें 4 रुपये की चीज़ कोई, वो कहाँ से आएगी, लाइव स्टॉक से आएगी। समझ के बाद अगला देखते हैं, हार्मोन यूज एज ए हर्बिसाइड। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हर्बिसाइड के लिए यूज़ किया जाता है, हर्बिसाइड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। 2,4-D एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसको अगर हम 20 ppm से ज़्यादा का सोल्यूशन बना के अगर यूज़ करेंगे तो ये हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा। ठीक, अब ये हर्बिसाइड के रूप में कैसे काम करता है बात समझो। क्या होता है कि हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक, हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मतलब ना तो ग्रोथ बहुत धीमे होगी और ना ग्रोथ बहुत तेज होगी। अगर ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है तो हम हार्मोन डाल देंगे तो ग्रोथ कम कर देगा, और अगर कम ग्रोथ हो रही है तो हार्मोन डाल देंगे तो थोड़ा बढ़ा देगा, यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। अब बात समझो कि जैसे जैसे मान लो कि कोई ऐसा है हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रिटार्डेंट, दो तरीके के हार्मोन होते हैं। तो रिटार्डेंट जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ को रोकता है और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन ग्रोथ को तेज करता है। तो ये जो 2,4-D है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका सोल्यूशन पौधों पर डालते हैं तो पौधों की ग्रोथ तेज हो जाती है। लेकिन अगर हम 20 ppm से ज़्यादा का घोल बना के छिड़क देंगे, पौधे पर स्प्रे कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ एकाएक बढ़ जाएगी। ठीक, एकाएक बढ़ गई, लेकिन न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी तो उसकी कम ही है। अरे न्यूट्रिएंट ऐसे एकाएक तुमको भी कस के भूख लग जाए कि 50 रोटी तुम खाने लगो, जैसे आज हम 2 रोटी 3 रोटी खाते हो, लेकिन अभी एकाएक तुमको ऐसे भूख लग जाए कि 50 रोटी तुम खाने, भूख लग जाए तुमको 50 रोटी हमें चाहिए खाने को, तो एकाएक कहाँ से व्यवस्था हो पाएगी। ठीक, उसके लिए तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब तक पता चले जब तक व्यवस्था हो रही तब तक तो प्राण पखेरु निकल गए। वैसे इनके साथ होता है हर्बिसाइड में, इसको डाल देंगे तो एकाएक उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, और ग्रोथ जब बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी एकाएक बढ़ जाएगी, और न्यूट्रिएंट इनको मिलेगा नहीं, इसी वजह से ये मर जाते हैं। अगला पॉइंट है एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनायन और कैटायन। एनायन और कैटायन कंडीशन में कौन सा एलिमेंट है वो जो पाया जाता है। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको पौधे प्लस आयन के रूप में और माइनस आयन के रूप में दोनों फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच प्लांट कैन एब्जॉर्ब इन द बोथ एनायन एंड कैटायन फॉर्म। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट जो बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या है, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो डोरमेंसी ब्रेकिंग में काम आता है, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो किसी भी प्लांट की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिंगवर्म डिजीज़ इज कास्ड बाई, जो रिंगवर्म यानी कि दाद खाज खुजली वाली जो बीमारी होती है जो ह्यूमन बीइंग में होती है, ये किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। और एक चीज़ और भी है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रे आती हैं सन से, जब ये आएंगी और हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो हमारे शरीर पे फंगस डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, और जब फंगस डेवलपमेंट होगी तो रिंगवर्म भी हो जाएगा। समझ गए बात। इसी वजह से जो फंगस वाली बीमारियां होती हैं गर्मी में ही ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा, पसीना निकलेगा तो प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, प्रॉपर टेम्परेचर भी ज़्यादा मिल रहा है, इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी पा रहे हैं, तो फेवरेबल कंडीशन मिल गया फंगस को, तो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होते हैं, इसी वजह से रिंगवर्म होता है। विंड व्हिच इज काज्ड रेनफॉल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी ऐसा मानसून है जिसकी वजह से पानी बरसता है, तो वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ही तमिलनाडु में पानी बरसता है। अब हम भारत में बताओ ज़्यादातर पानी किस मानसून से बरसता है, वो है साउथ वेस्ट मानसून।
साउथ ईस्ट मानसून की वजह से ही ज़्यादा बारिश होती है। अगला देखते हैं, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव द। जो स्ट्रेस हार्डनिंग होती है इसको प्लांट में कैसे अचीव किया जाता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो हम डाल देंगे किसी पौधे पर छिड़क देंगे तो उसमें स्ट्रेस हार्डनिंग आ जाती है। मैक्सिमम अलाउवेबल ब्यूरेट कंटेन इन यूरिया, यूरिया के अंदर ब्यूरेट पाया जाता है। ठीक, ये 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये जो यूरिया पौधे पे पड़ेगा और पौधा उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस पौधे से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा तो वो नुकसान करेगा। ठीक, तो इसी वजह से कहा जाता है कि ब्यूरेट कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना होना चाहिए? कितना? 58%। 58% कार्बनिक मैटर होना चाहिए, तभी उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में अगर 58% कार्बन है तभी उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। समझ गए बात? अब देखो, नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइज़र यूज़ फॉर वीट, वीट में कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइज़र है जो यूज किया जाता है? गेहूँ में यूज करते हैं कौन सा? राइजोबैक्टर। दलहनी फसल में राइजोबियम। ठीक है, अगला देखते हैं, नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइज़र यूज़ फॉर सोरघम, सोरघम में कौन सा यूज करते हैं? एजोस्पाइरिलम, इसको यूज कर सकते हैं, ये एक बायो फर्टिलाइज़र होता है। वर्टिकल मल्च इज़ यूज इन सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल में हम क्या करते हैं? वर्टिकल मल्च यूज करते हैं। अब बात समझो, लंबा टॉपिक है, ध्यान से समझते रहना पेशेंस के साथ। वर्टिकल मल्च क्या होता है? हमको पता है कि जो ब्लैक कॉटन सॉयल होती है इनमें जो पोर स्पेस होता है ये बहुत कम हो जाता है। ठीक, बार बार जब पानी बरसेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? पोर स्पेस इनके अंदर कम हो जाएगा, तो प्रॉपर जड़ों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती क्योंकि एरेशन कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मतलब ऐसा समझो कि मिट्टी सूख जाएगी तो बड़ी टाइट हो जाती है, तो अंदर हवा नहीं जा पाती जड़ों के पास तक। तो क्या करते हैं कि एक वर्टिकल मल्च करते हैं। मिट्टी जब फट जाती है, ऐसे उस मिट्टी के बीच में जब दरारें पड़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि उसी के बीच में हम मल्च डाल देते हैं। जब मल्च डाल देंगे तो यहाँ पर प्रॉपर एरेशन हुआ रहेगा, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर आने से बचेगी, यहाँ मिट्टी आ नहीं पाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर मल्च डाल रखा है। अब मल्च होता कैसे है? ये क्रॉप का वेस्ट हो सकता है, जैसे पुआल हो सकता है, भूसा हो सकता है, ठीक, पत्तियाँ हो सकती हैं प्लांट की, ये सब हम डाल सकते हैं। तो ये जब डाल देंगे तो इसमें प्रॉपर एरेशन होता रहेगा और यहाँ से आके एयर इन जड़ों तक आसानी से पहुँच जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकल मल्चिंग। समझ गए? अगला देखते हैं, वर्टिकल मल्चिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट स्ट्रेस्ड ट्री एंड सर्व्स। स्ट्रेस्ड ट्री और सर्व को मोस्ट इफेक्टिव वे में हम क्या कर सकते हैं? वर्टिकल मल्चिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। द एरेशन एंड सॉइल ट्रीटमेंट क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट mimic nature and allow for great nutrient uptake, increase growth rate, root growth and the potential regeneration of the damaged root system। ये क्या करता है कि जब प्रॉपर एरेशन होगा, हमने जब ऐसे मल्च डाल दिया, ठीक, ऐसे मल्च डाल दिया तो यहाँ क्या होगा? मिट्टी के बीच में जगह ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पत्तियाँ और ये पुआल वाल जो हमने डाल दिया इसकी वजह से जो सॉइल है वो एक दूसरे से सटेंगे नहीं, तो यहाँ तो हवा रहेगा, तो थोड़ा सा जो एयर रहेगी उसी एयर में रूट की ग्रोथ भी सही से होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट का अपटेक भी होगा, ठीक, और प्रॉपर एरेशन भी बनी रहेगी, जिससे ओवरऑल पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकल मल्च। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज गिवन बाय आर्नोन और स्टाउट ने दिया था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। अब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को डिटेल में मैंने, जो इस समय ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर वाली सीरीज SR कांतवा जी की चल रही है, उसमें लेक्चर नंबर जो 7 है उसमें मैंने आपको खूब डिटेल में बताया है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है। तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 7।
अब देखो आर्नोन और स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट इज। वीट के लिए ऑप्टिमम स्पेसिंग कितनी, यानी कि अगर हम वीट की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो हमको कितनी ऑप्टिमम स्पेसिंग देनी चाहिए। 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन 22 सेंटीमीटर के आसपास स्पेसिंग देनी चाहिए। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज। कौन सा ऐसा एरिया है जो नॉन ट्रेडिशनल है, यानी कि ईस्टर्न इंडिया जो पूर्वी भारत है वो नॉन ट्रेडिशनल एरिया माना जाता है वीट की कल्टीवेशन के लिए। वीट की कल्टीवेशन के लिए जो ट्रेडिशनल एरिया है वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब जो एरिया है ये गेहूं के उत्पादन के लिए ट्रेडिशनल माना जाता है। समझ गए। मेजर फास्फोरस फर्टिलाइज़र इन इंडिया इज़, ये गड़बड़ हो गया है, इन इंडिया दोबारा हो गया। मेजर फास्फोरस फर्टिलाइज़र इन इंडिया कौन सा है, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट को ज़्यादातर इंडिया में फास्फोरस फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं। वेरी फ्यू पुअर, यानी कि बहुत कम लोग BPL में रहते हैं। कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ BPL, बिहार वाले। बिहार की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीब है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वो रहते हैं ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा BPL वालों की संख्या है तो बिहार में है, सबसे कम कहीं है तो कहाँ पर है, पंजाब में है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो बिहार बड़ा है और दूसरी बात पंजाब छोटा है। पंजाब छोटा है तो इसीलिए नंबर ऑफ पुअर पीपल भी छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और बिहार बड़ा है तो इसीलिए नंबर ऑफ पीपल जो है वेरी लार्ज नंबर ऑफ BPL हैं ये भी बढ़ जाएगा। समझ गए। अगला पॉइंट है बायो फर्टिलाइज़र मोस्ट सुटेड फॉर शुगर केन इज। शुगर केन के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा माना जाता है, वो है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो होता है ये बायो फर्टिलाइज़र सबसे सुटेबल माना जाता है शुगर केन के लिए। डेप्थ ऑफ सॉइल सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, सोयाबीन की सीड की सोइंग का डेप्थ जो हो कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस, राइस की पहली कौन सी वेराइटी थी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, कौन सी थी, TN1 1964 to 65 के बीच में किया गया था। जब जिस समय ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था उसी समय ये आया था। और सोनोरा 63-64 गेहूँ में आया था। यही इन्हीं दोनों ने मिलकर क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए दोनों। ठीक, इधर डिजीबू जीन मिल गया था, उधर नॉरेंटेन जीन मिल गया था, इन्हीं की मदद से इधर वो बन गया TN1 और उधर सोनोरा 63-64 बन गया, सोनालिका, ये सब वेराइटी बन गई और इसी वजह से फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्योंकि ये हाई यील्डिंग वेराइटियाँ थी। अगला पॉइंट है इंडियन मस्टर्ड इज़ नोन एज। जो इंडियन मस्टर्ड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडियन मस्टर्ड को हम जानते हैं ब्रेसिका जुनेसिया के नाम से। अगला है एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र, मतलब ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो एक्सप्लोजन का काम कर सकता है, मतलब विस्फोट का काम कर सकता है। इसमें अगर हम ऐसा कुछ डाल देंगे तो ये विस्फोट कर जाएगा। वो कौन सा है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में हम क्या डालेंगे, विस्फोट कर देगा। आगे देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट हैज़ ए पोटेंशियली लीथल डाउनसाइड इफ़ इट कम इनटू कांटेक्ट विथ ए ओपन फ्लेम एंड अदर इग्नियस सोर्स। अगर किसी और जलते हुए चीज़ के संपर्क में आएगा या जलती हुई लपट के आगे आएगा, यानी कि आग में पड़ जाएगा या किसी जलती हुई चीज़ के संपर्क में आएगा तो ये इसमें एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट में। अगला है मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल ग्रुप कौन सा पाया जाता है, एलुवियल, यानी कि इंडिया में एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला पॉइंट है इन SSP सल्फर कंटेंट। इन SSP सल्फर यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर कितना पाया जाता है, वो पाया जाता है 12%, 12% के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर पाया जाता है। अब देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा है जो डिफिशियंट है, यानी कि कम पाया जाता है। ज़्यादातर सॉइल जिंक के प्रति डिफिशियंट होती हैं। फिर अगला है स्पाइक टूथ हैरो इज़ ए टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट। स्पाइक टूथ ऑफ हैरो किस टाइप का इम्प्लीमेंट है, वो सेकेंडरी टिलेज के लिए आता है। स्पाइक टूथ हैरो इसको यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, गन्ने की रुपाई, गन्ना क्या किया, गन्ने की ट्रांसप्लांटिंग कर दी, शुगर कैन की ट्रांसप्लांटिंग हो गई,
इसके बाद तुरंत बाद पानी बरस गया, पानी बरस गया, ऊपर मिट्टी जो थी वो बड़ी टाइट हो गई, बहुत कड़ी हो गई, तो क्या होगा, गन्ना जमेगा नहीं आसानी से। तो क्या करेंगे, स्पाइक टूथ हैरो से हम एक बार उसकी हैरोइंग कर देंगे। तो हैरोइंग अगर हम कर दिए अच्छे से तो क्या होगा, ऊपर की जो हार्ड पैन पानी बरस जाने की वजह से हो गई थी वो फिर से टूट जाएगी और जर्मिनेशन आसानी से हो जाएगा। मोस्ट वाइडली यूज फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी को कम करने के लिए ज़्यादातर इंडिया में क्या यूज किया जाता है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं चूना को, खड़िया चूना जो होता है इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं अगर हमारी सॉइल कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है। सॉइल एसिडिक कब होती है, जब हम अमोनियम सल्फेट ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, तो हमें लाइम का यूज करना पड़ेगा। डायरा कल्टीवेशन मेथड इज़ फॉलोड इन, जो डायरा कल्टीवेशन मेथड है ये ज़्यादातर किस में किया जाता है, ये ज़्यादातर करते हैं कुकुरबिट्स में। अब ये जो डायरा कल्टीवेशन है ये होता क्या है, डायरा कल्टीवेशन ऐसे समझो कि नदी के किनारे की जो ज़मीन होती है, बरसात के समय में क्या होता है कि वहाँ तो पानी भर जाता है, लेकिन जब ठंडी का समय आने लगता है, यानी गर्मी का समय, ठंडी इधर जाती है उधर गर्मी आने लगती है, यानी कि जायद का जब सीज़न आता है तो उस समय उन खेतों में पानी नहीं होता क्योंकि नदी तब तक घट जाती है, नदी सूख जाती है। तो उसी समय हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो जो कुकुरबिटेसी वाले क्रॉप है जैसे खीरा, काकड़, तरबूज, खरबूज, ठीक, कद्दू, लौकी, ठीक, ये सब जो है स्पंज गार्ड, रिज गार्ड, ये सब जितने भी क्रॉपें हैं कुकुरबिट्स वाली, ये नदियों के किनारे बहुत ग्रो की जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डायरा कल्टीवेशन। फिर अगले साल जैसे बरसात आएगा, पानी भर जाएगा खेत में तो कुछ नहीं बोएंगे, फिर जैसे सूख जाएगा फिर हम वही कर लेंगे, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम डायरा कल्टीवेशन। ये कुकुरबिट्स वाली क्रॉप में ज़्यादातर होती है। अगला पॉइंट है CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है, 10:n। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि CN रेशियो ऑर्गेनिक मैटर में कितना होता है, 10:1 का होता है। नेशनल सीड एक्ट पास, नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में, 1966 में पास हुआ था। अगला पॉइंट है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब बना था, 1963। नेशनल सीड कॉरपोरेशन बना 1963 में। उसी के 3 साल बाद 1966 में क्या हो गया, उसी के 3 साल बाद क्या बन गया, नेशनल सीड एक्ट बन गया। पहले कॉरपोरेशन बना नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में, फिर उसके बाद क्या बन गया, नेशनल सीड एक्ट 1966 में बन गया। समझ गए। अगला पॉइंट है रूट प्रमोटिंग हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रूटिंग वाली प्रक्रिया को तेज करता है, रूटिंग को प्रमोट करता है, वो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो है नेथलीन एसिटिक एसिड, NAA। अगला पॉइंट देखते हैं बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोनल। बेंच टेरेसिंग कब करते हैं, जब स्लोप 15% से ज़्यादा होगा तो हम बेंच टेरेसिंग करते हैं। मतलब जैसे मान लो ऐसे है कोई खेत तो इसको हम ऐसे ऐसे बना लेंगे, इसी को बोलते हैं बेंच टेरेसिंग। समझ गए। अगर 15% से ज़्यादा होगा तो हम ऐसे करके बना लेते हैं खेत को कल्टीवेशन करने के लिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है इसी को हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी बोलते हैं। डिस्क प्लाउ इज़ यूज व्हेन द सॉइल इज। डिस्क प्लाउ हम कब यूज़ करते हैं, जब सॉइल कैसी होती है, बड़ी टफ होती है, बड़ी टाइट सॉइल होती है तो डिस्क प्लाउ यूज़ करते हैं। इसको हम डिस्क प्लाउ को ज़्यादातर प्राइमरी टिलेज के लिए यूज करते हैं। ये मिट्टी के जो ऊपर की हार्ड पैन होती है, मिट्टी के जो ऊपरी हार्ड वाली परत होती है, इसी को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज। पहला मैन मेड सीरियल क्रॉप कौन सी है, ट्रिटिकेल है। गेहूँ गुड़ राई के क्रॉस से इसको बनाया गया है। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर इज। सबसे सस्ता नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया है, जो भारत में ज़्यादातर यूज किया जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस। यूरिया का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट बनता है। क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट। यूरिया के हाइड्रोलाइसिस करते समय पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा है, अमोनियम कार्बामेट बनता है। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो
टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, थोड़ा मुझे मोटिवेट करें जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।